तो ये जो जंग शुरू हुई है इसके कई पहलू हैं और इसमें एक बहुत बड़ा पहलू भारत के लिए जो है वहां पर भारतीय छात्र जो हैं वो बड़ी तादाद में वहां पर फंसे हुए हैं और वो लगातार इंतजार कर रहे हैं कि भारतीय मदद उन तक पहुंचे और वो सुरक्षित अपने घरों में अपने परिजनों के पास वापस लौट आएं। दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं बातचीत के लिए। ब्रिगेडियर विनोद दत्ता हैं, फॉर्मर डिप्टी असिस्टेंट चीफ हैं आईडीएस के, और आकाश हैं, यूक्रेन सीमा पर फंसे भारतीय हैं जो हमारे साथ जुड़े हैं। आकाश, सबसे पहले आप ही के पास आना चाहूंगी, कहां पर आप फंसे हुए हैं और आज छठा दिन है, किस तरह की स्थिति आप यहां पर देख रहे हैं? अश्विनी के पास मैं यहां पर जाना चाहूंगी। अश्विनी कुमार दिनकर हैं जो यूक्रेन से लौटे छात्र हैं। अश्विनी, आप अब लौट आए हैं, काफी राहत की बात है आपके और आपके परिवार के लिए। किस तरह की परिस्थितियां आपने वहां पर झेली हैं और जो छात्र वहां पर छूटे हुए हैं उनके बारे में आप क्या जानकारी दे सकते हैं? वहां पे जो भी छात्र है वो अभी बहुत प्रॉब्लम में है, क्योंकि इतने दिनों से वो फंसे हुए हैं, तो उनका पेशेंस लेवल बिल्कुल ही खत्म हो चुका है और बहुत जल्द उनको निकाल लेना चाहिए वहां से। सरकार जो भी कोशिश कर रही है बहुत हद तक निकल चुके हैं, लेकिन जो ईस्टर्न साइड में है वो अभी भी फंसे हुए हैं, तो उनको जल्द से जल्द निकालना चाहिए। वो सच पे बहुत प्रॉब्लम है, क्योंकि वो तरह से हमेशा कुछ न कुछ होते रहता है। जी, कई तरह की दिक्कतें वहां पर झेलनी पड़ रही हैं। ब्रिगेडियर विनोद दत्ता, आपके पास मैं यहाँ पर आना चाहूंगी। जिस तरह की स्थिति है, हम अभी हमारी सहयोगी से भी बात कर रहे थे कि रूस यहाँ पर अपनी सेना लेके लगातार आगे बढ़ रहा है और करीब 60-64 किलोमीटर का जो उनका काफिला है वो नजर आ रहा है यहाँ पर, जो हम सैटेलाइट इमेज देख रहे हैं उसमें। ऐसे में वो और आक्रामक होता हुआ नजर आ रहा है। एक तरफ वो बातचीत की बात जरूर कर रहा है, लेकिन रूस का जो रवैया है वो पूरी तरह से और आक्रामक है और वो तख्ता पलट की उसकी मंशा नजर आती है। बिल्कुल ठीक कहा आपने, क्योंकि रशिया चाहेगा, उसकी ये प्लानिंग है कि वो फॉल ऑफ कीव जितनी जल्दी हो सके वो उसको मुकम्मल करेगा और ऑपरेशंस को अंजाम देगा। उसने एक बहुत भारी जमावड़ा कीव के आसपास जमा कर रखा है और उसने जितने भी ईग्रेस एंड इनग्रेस रूट्स हैं, जो आने जाने के रास्ते हैं, उनको सील किया हुआ है। जितने कम्युनिकेशन सेंटर्स हैं उनको बर्बाद किया हुआ है और वो चाहेगा कि जो रशियन ट्रुप्स हैं या जो यूक्रेनियन ट्रुप्स हैं या जो यूक्रेनियन लोग हैं जो लड़ रहे हैं, जो वहाँ के सिटीजन्स हैं, उनको वो चाहेगा कि वो जल्दी से जल्दी प्रेशर में उनको डाल के वहाँ कीव पे हमला करे और कीव को वो उस पर कब्जा अपना स्थापित करे, क्योंकि जिस दिन कीव गिर जाएगा उसी दिन तख्ता पलट भी हो जाएगा। और उसकी मंशा यही है, क्योंकि वो पहली बात, उसके दो मंसूबे हैं, टू डीमिलिटराइज द आर्मी और सेकंड है टू डीपोलिटिसाइज यूक्रेन को। तो वो दोनों अपने मुद्दों में कामयाब हो जाएगा, क्योंकि वो नहीं चाहता कि ज्यादा सिविलियन कैजुअलिटीज हों, इसलिए ऑपरेशंस में थोड़ी देर लग रही है। और दूसरा कारण ऑपरेशंस के डिले का है कि यूक्रेनियन आर्मी ने एनिमी को चैनलाइज किया है ऑन दी बैटल ग्राउंड ऑफ देयर चूजिंग, बिकॉज उन्हें मालूम थे कि वो कन्वेंशनल वॉर में रशियन आर्मी से जीत नहीं सकते थे, तो उन्होंने उनको चैनलाइज किया बिल्टअप एरिया में। अगर आप रूसो जर्मन कैंपेन की बात करें तो वहां भी रशिया ने यही किया था, जर्मनी को अंदर आने दिया था, और जब सर्दियां शुरू हो गई तो जो जर्मन ट्रुप्स थे उनकी लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन इतनी बढ़ गई थी कि वो ऑपरेशंस को सस्टेन नहीं कर पाए, और सर्दी की वजह से और लॉजिस्टिक स्टेमिना कम होने की वजह से जर्मनी की वहां हार हुई। तो यही टैक्टिक्स यूक्रेन ने अपनाई हुई है। उसने जो उसके लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन है उनको लंबा कर दिया है, उनके जो लॉजिस्टिक इंस्टॉलेशंस है वहां वो अटैक कर रहा है, और वो चाहेगा कि जितनी देर तक वो कीव को होल्ड करके रखे, तब तक जो विश्व समुदाय है उसके पास या उसके फेवर में आ जाएगा, क्योंकि उसने देखिए यूरोपियन यूनियन का सदस्य बनने की भी अपनी पेशकश की है और उसने इंटरिम अप्लाई किया है नाटो अलायंस ज्वाइन करने के लिए।
बिल्कुल, और उस पर नजर रहेगी कि किस तरह का फैसला निकल कर आता है। लेकिन यहाँ पर ब्रिगेडियर, एक और सवाल मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि रूस की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। सैन्य मोर्चे पर वो जरूर यहाँ पर मजबूत नजर आ रहा है, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि कई लाख करोड़ का रोज का ये खर्चा है। आखिर वो कब तक ऐसे खींच सकता है, क्योंकि उनकी जो अपनी करेंसी है रूबल, वो काफी जो है वो गिर चुकी है। 30 से 40% के आसपास की गिरावट उसमें आ चुकी है। हम ये भी देख रहे हैं कि उनकी जो सेंट्रल बैंक है उस पर भी अब बैन लगा दिया गया है। तो स्थिति ऐसे कब तक खींच सकता है रूस? ये जितने दिन ये युद्ध चलेगा, बिकॉज देखिए वॉर इज अ वेरी कॉस्टली हॉबी, और देखिए माली हालत रूस की काफी खराब है। उसके जो स्विफ्ट ऑपरेशंस हैं उनको फ्रीज कर दिया है, बाकी देशों ने अपना हाथ खींच लिया है, और कहीं से भी उसको कोई माली इमदाद या जो फाइनेंशियल हेल्प है वो मिलने वाली नहीं है। और जिस तरह का उसका खर्चा होता जा रहा है, ये एक चिंता का सबब होगा। एक रीजन ये भी था रशिया का, क्योंकि अगर रूस पुतिन साहब के नेतृत्व में अखंड रूस का सपना देख रहा है, तो वो यूक्रेन में जो संसाधन है उनको वो जरूर इस्तेमाल करना चाहेगा। और ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा था, क्योंकि मैं एक डेलीगेशन में गया था यूक्रेन, जब ईस्ट यूरोपियन ब्लॉक से हम लोग काफी इक्विपमेंट खरीदते थे, तो मैंने वहां पाया कि एक बहुत ही फ्लरिशिंग स्टेट था ये, और यूएसएसआर इस पे काफी हेवीली बैंक करता था। और इनसे जो प्रेसिडेंट पहले थे, जो जेलेंस्की से, उन्होंने एक 15 बिलियन का जो डॉलर्स का पैकेज दिया था रशिया से। तो इट इज सेड दैट ही ऑलमोस्ट सोल्ड आउट यूक्रेन टू रशिया, और इसीलिए रूस इतने दिनों तक चुप रहा। जेलेंस्की एक दूसरा मटेरियल है, जेलेंस्की एक दूसरे किस्म के लीडर है, और वो जन समूह के लीडर हैं, क्योंकि जिस तरह की ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी से वो जीत के आए। हाँ ब्रिगेडियर दत्ता, यहाँ पर कि वॉर इज अ कॉस्टली हॉबी, तो वो कहीं ना कहीं रूस को आगे भारी पड़ने वाली है। लेकिन तब तक कितने यूक्रेनियंस को, कितने लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ेगी, ये एक बड़ा सवाल यहाँ पर बना हुआ है। बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए।